हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आपको सही से हल करना है परीक्षा से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th है ना, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आज हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। यानी 4 विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, उसका चुनाव हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिदरो, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिदरो। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। यानी कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी, नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सोरियू, है ना। जो फ्रांस के रहने वाले थे और जो क्या थे, चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक, है ना। ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है फ्रेडरिक सोरियू कहाँ के कलाकार थे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और ये क्या चित्रकार थे। इन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, यानी नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, है ना। तो इसमें देखिए का की जगह ने होना चाहिए थे। नेपोलियन ने इटली पर हमला हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1797। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अगला प्रश्न है आपका, ग्रम बंधुओं का जन्म हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1885 में, है ना। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। यानी कि गांधी जी ने चंपारण बिहार में स्थित है का दौरा कब किया, यानी कि असहयोग आंदोलन वहाँ पर गांधी जी ने कब किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें इधर दिए गए हैं इसमें प्रश्न उत्तर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में, है ना। यानी महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटते हैं, और इसके बाद में सबसे पहले वो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए चंपारण उन्होंने बिहार का दौरा किया था 1917 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका, है ना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा 5 मार्च 1931। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता का कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1915 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह
का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए चंपारण बिहार का दौरा किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, यानी महात्मा गांधी। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की कब लिखी थी? 1909 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में, है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। इसके बाद में हिंद स्वराज पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाला, ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। इन्होंने 1909 में इस पुस्तक को लिखा गया था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था भारत माता का पहला चित्र है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, इसमें सभी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मृतकों को एकत्रित करने का कार्य भारत में किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, सत्याग्रह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वा, विशुद्ध आत्मिक बल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का समय, तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या हो गया? 1914 से 1918 तक। इसके बाद में यदि द्वितीय विश्व युद्ध का क्वेश्चन आता है तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है, शुरू कब हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 समय प्रथम विश्व युद्ध का। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पढ़ रहे थे, तो भारत वो कब लौट के वापस आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक में लिखे थे। और ये महात्मा गांधी ने कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी ना, ये आ सकता है 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? हिंद स्वराज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम राजू। ये कहाँ पर थे? आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में निवास करते थे। तो हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? सीताराम राजू को। इनके पास कुछ विशेष शक्तियाँ थीं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए बनाया गया कानून था। तो कौन सा कानून बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से शहीद हुए, यानी कौन शहीद हुए थे? तो आप देख सकते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका विरोध साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया था। तो उसमें हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय लाठीचार्ज से में घायल हुए थे। उसके बाद में कुछ दिनों बाद इनका
निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। इसमें दलित नहीं है, दमित है ना, दमित। पूना पैक्ट दमित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है आपका, सेवाग्राम आश्रम स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा में, है ना। यहाँ पर महात्मा गांधी रहते थे, निवास किया था सेवाग्राम में। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। यानी भारत माता के हाथ में क्या है? फूल है। ठीक है, और वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक हैं। ठीक है, तो हाथी किसका प्रतीक है, शेर किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप देखेंगे इसमें हाथी क्या होता है, हाथी आप देखेंगे शक्तिशाली होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति और सत्ता का, और सत्ता मतलब होगा जिसका शासन। तो इसका यानी सत्ता शेर से संबंधित है और शक्ति हाथी से संबंधित है। यानी शक्तिशाली हाथी होता है, लेकिन सत्ता किसकी होती है, सरकार किसकी होती है? शेर की होती है। तो सत्ता किसका प्रतीक है? शेर का। और शक्ति किसका प्रतीक है? हाथी का। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कब लिखी थी? 1909 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 में, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद। यानी भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाला 33 नंबर वाला, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, 2 पारसी अखबार जाम-ए जहांनामा और शमसुल अखबार प्रकाशित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1882 में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार जी आप देख सकते हैं 2024 में आया है जी। अगला प्रश्न है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये किसने कहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई मर्सियर। ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था 2024 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लुई मर्सियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, मुद्रण की सबसे पहले तकनीकी किन 3 राष्ट्रों में आई? यानी सबसे पहले मुद्रण की तकनीकी किन राष्ट्रों में आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। यानी सबसे पहले छपाई का कार्य, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले चीन में और जापान, उसके बाद में कोरिया, है ना। चीन, जापान, कोरिया में आई। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले चीन ने क्या कागज़ का आविष्कार किया था, और इसके आविष्कारक कब हुआ था? ये 202 ईस्वी में, है ना। चीन ने कागज़ का आविष्कार किया था। और काइलुन ने इसका आविष्कार किया था, है ना। किसका? कागज़ का। ये चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार, यानी सबसे पहले। तो ये किस सन में हुआ था? 202 में, है ना।
तो इसमें क्या पूछा, मुद्रण में सबसे पहली तकनीकी किन 3 राष्ट्रों में आई? तो इसका सही आंसर चीन, जापान और कोरिया हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? यानी कि सबसे पुरानी पुस्तक जापान की कौन सी डायमंड सूत्र है, वो कब छपी थी? 868 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 करोड़ पुस्तकें आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है। इसके किसने कहा है जी? मार्टिन लूथर ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में हुआ? यानी पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसमें देखेंगे आप, मनुष्य जैव संसाधन है, मत्स्य जीवन जैव संसाधन है, प्राणी जगत जैव संसाधन है। तो अजैव क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा चट्टान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चट्टान हो जाएगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन की बात हो रही है तो अजैव क्या है इसमें? चट्टान है। चट्टान है क्या है? अजैव संसाधन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल। यानी खनिज तेल का भंडार क्या है? सीमित है। अगला क्वेश्चन है, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, कृषि के लिए अनुपयुक्त, यानी खेती के लिए क्या? अनुपयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द जनसंख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? तो ये कैसे संसाधन है? अजैविक संसाधन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होता है? यानी सजीव, जिनमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक क्या होता है? निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अगला प्रश्न है आपका, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। यानी संसाधन क्या होते हैं? एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? कौन से संसाधन कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। कहाँ हुआ था जी? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। ऊपर भी आ चुका है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निचालन से बनी मृदा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं लेटराइट मृदा। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। अगला प्रश्न है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं ना। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर में, 2 नंबर में भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? तो नर्मदा यानी कि नर्मदा नदी का नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, है ना। यानी सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? स्थानांतरण कृषि, खेती के लिए, है ना। स्थानांतर कृषि के लिए इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। यानी कि स्थायी वन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर वाला। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में। यानी बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि एक व्यवसाय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक व्यवसाय, है ना। इसको हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र, और कहते हैं इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, है ना। ये कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेवर और दैया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दोनों नाम से आप बेवर भी लिख सकते हैं और दैया भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बेवर दिया है तो बेवर ही मान लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आसमन और बोरो निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धान की किस्म है ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से गन्ने की फसल का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी यानी शक्कर बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 210 है वैसे, है ना, 210 है ना, 200 भी आ सकता है। 210 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। इसमें 200 भी आ सकता है और 210 भी आ सकता है ना, लेकिन बुक में हमारी में 210 है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोयाबीन यानी सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में, है ना। इसको पीला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? उनको क्या कहते हैं हम?
खरीफ की फसल कहते हैं। यानी मानसून के आगमन पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं? खरीफ की फसल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। कपास, चावल और मोटे अनाज जिकाई की हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। ये कब बोई जाती हैं? वर्षा के शुरू होते ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें पूछी है रबी की फसल। रबी की फसल क्या हो जाएगी? इसमें चना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, यानी कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ये 2024 में पूछा गया है प्रश्न। यानी गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सी हो जाएगी? ये इसमें 2023 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा दालें, है ना। यानी दालें कैसी फसल है? फलीदार फसल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1953 में, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, संविधान का रक्षक कहा जाता है, यानी संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची पर केंद्र और सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, है ना। इससे आप देखेंगे 1989 में, 1989 से पहले जी कितनी थी? 21 वर्ष थी, है ना। लेकिन वर्तमान की बात हो रही है, यानी 1989 में 89 तक ये वोट डालने की आयु क्या थी भारत में? 21 वर्ष थे। इसको 61वें संविधान में संशोधन करके, आप देख सकते हैं 61वें संविधान में संशोधन करके अब इसमें वयस्क मताधिकार की आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है ना। ये भी आ सकता है कभी कभी, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा 2021 से घटाकर आयु वयस्क मताधिकार की 18 वर्ष की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 1889 में ये संशोधन किया गया था और इसमें 21 वर्ष से घटाकर आयु को, वोट डालने की आयु कितनी? 18 वर्ष कर दी गई। अब वर्तमान में देखी जाए तो भारत के वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है ना। तो इसको कहते हैं पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें संघ सूची का? कानून और व्यवस्था, ये नहीं है। बैंकिंग है, मुद्रा है और विदेशी मामले है। क्या नहीं है इसमें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानून और व्यवस्था, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधक है। तो क्या हो जाएगा? जातिवाद। इसमें लोकमत की जगह लोकतंत्र भी आ सकता है। ठीक है, लोकमत या लोकतंत्र, है ना। के मार्ग में बाधक क्या है? जातिवाद। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने? 1/3, है ना। 33%, 1/3 आरक्षण है ना। 1/3 पद महिलाओं के लिए किस में आरक्षित हैं? पंचायती राज संस्था में। ठीक है, ये इसमें 1992 में इसमें सुधार किया गया था। तो
तो महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। ठीक है, यानी वोट डालने की आयु कितनी है भारत में? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी विवाह और तलाक भी है, वंशानुक्रम भी है, दत्तक ग्रहण भी है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। उक्त कथन है, ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का परिणाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी आर्थिक विकास का परिणाम क्या होता है? जीवन स्तर में सुधार होता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस देश की जनसंख्या से, है ना। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सामान्यतः किस देश का विकास, किसी देश का, है ना, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, जा सकता है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है उसमें, औसत साक्षरता भी देखी जाती है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी देखी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एसडीआई का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसडीआई का पूरा नाम क्या है? मानव विकास सूचकांक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना, तो औसत आय को क्या कहते हैं? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, यानी औसत आय का दूसरा नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं, तो इसमें मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, तो मुद्रा से सभी को लाभ होता है। देखिए इसमें मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, तो मुद्रा को उपभोक्ता को लाभ होता है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ होता है, और मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, है ना। अगला प्रश्न है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो पहले कौन सी प्रणाली प्रसिद्ध थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। यानी वस्तु के बदले वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसको दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा को, है ना। मुद्रा माने क्या होता है? पैसा, रुपया, धन। अगला क्वेश्चन है ऋण का औपचारिक स्रोत है, यानी कि आपने कभी न कभी अपने जीवन में ऋण जरूर लिया होगा। तो ऋण के औपचारिक स्रोत कौन सा है इसमें? सहकारी समितियाँ, यानी कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन आता है? बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं। और अनौपचारिक स्रोतों में कभी कभी हम पैसा लेते हैं तो बैंक से और सहकारी समितियों से लेते हैं, और कभी कभी हमें साहूकार से भी पैसा लेना पड़ते हैं। तो अनौपचारिक स्रोतों में कौन आता है? साहूकार है, मालिक है, दोस्त है, रिश्तेदार है। ये सभी अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण हैं। तो ये 103 प्रश्न थे आपके बसनेस प्रश्न। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी और भी खालिस्तान, जोड़ियाँ और सत्य असत्य आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।